उस अधिकारिता को समायोजित करने के लिए हाँ हाँ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही एक सूचना अधिकार आयोग या केंद्रीय सूचना अधिकार आयोग और राज्य सूचना अधिकार आयोग उस गठन का प्रावधान किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को जब गठित किया गया तो सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला को बनाया गया। तो सूचना अधिकार आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था? सबसे पहली बात तो ये आती है, तो एक शब्द में अगर हम कहें जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सभी सूचनाओं को समायोजित करना सूचना अधिकार आयोग का काम होता है। उन सूचनाओं को प्रोत्साहित करना ताकि प्रशासन तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा सके। इस आयोग की संरचना में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके तहत एक समिति का गठन किया जाता है। समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो समिति होती है। साथ में लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया गया एक कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। इस समिति के द्वारा जिन नामों को रिकमेंड किया जाता है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति सूचना आयुक्तों को नियुक्त कर देता है। तो जो 1+10 सूचना आयुक्त बनाए जाते हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है को संचालित किया जाता है। तो उसके संबंध में मुकदमा दर्ज करना और उनकी सुनवाई करना, उन सूचनाओं को प्रायोजित करना। आप व्यापक तौर पर कह सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है। इनमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को स्वीकार किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। सूचना प्रदान करने के लिए पुनः अपील और न्याय निर्णय की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो पहला तो एक काम ये हो जाता है। दूसरी बात, इनमें डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने का अधिकार भी सूचना आयोग को रखा गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करता है। साथ ही सूचना आयोग को संबद्ध कदाचार में लिप्त व्यक्तियों को या लिप्त अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लीन रहे हैं उन्हें आर्थिक दंड देने का भी अधिकार है। सामान्यतः आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन आयोग के निर्णयों को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। तो एक शब्द में आप कहें कि सूचनाओं को समायोजित करने का काम इसका होता है। इसकी एक निर्धारित कार्य प्रक्रिया भी है सीआईसी की। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना जो भी प्राप्त करता है आयोग उनके संबंध में वो सुनवाई करता है। दीवानी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। प्रक्रिया इस तरीके से होती है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करता है जिस कार्यालय से, जिस अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से, तो जहां आपने एप्लीकेशन किया, सूचना प्राप्त करता, सूचना मांगने वाला व्यक्ति वाला जिस पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से सूचना की मांग करता है वो पब्लिक अथॉरिटी 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करती है। अगर किसी कारण से उस पब्लिक अथॉरिटी ने 30 दिन के अंदर सूचना को नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो एक अपीली अधिकरण में शिकायत कर सकता है। अपीली अधिकरण वो चाहे तो सीआईसी में भी शिकायत कर सकता है, सीआईसी में शिकायत कर सकता है। यहां समझने वाली बात है कि इस पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो भी अनियमितता दर्ज की जाती है प्रथम अपील यहां पर अपीली अधिकरण के पास होती है। ये अपीली अधिकरण भी अगर वाला व्यक्ति चला जाएगा सीआईसी में और सीआईसी उस मुकदमे की सुनवाई करेगी, उसकी देखरेख करेगी। तो ये इसकी कार्य प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। अब बात आती है कि सीआईसी की कार्य प्रक्रिया को निर्धारित किया गया, लेकिन इस कार्य प्रक्रिया को संचालित करने में वर्ष 2005 से लेकर के और 2019 तक इसको एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, सूचना अधिकार आयोग के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, लेकिन 2015 से लेकर के और 2019 तक हम देखेंगे तो कभी भी सूचना आयुक्तों की संख्या प्रॉपर नहीं रही है, जिस कारण से जो भी प्रकरण आते हैं, जो भी मामले सूचना अधिकार के आते हैं, उनकी सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के रही है। समय समय पर आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई है। इनफैक्ट यहां तक कि जब सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया उससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो हमारे सूचना अधिकार आयोग के पास में केवल 2 ही आयुक्त हुआ करते थे, जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आयोग तो था लेकिन आयोग के पास आयुक्त नहीं थे। जब आयुक्त नहीं होंगे तो वास्तव में क्या कार्य संचालन को किया जा सकेगा? ऐसी समस्या को देखते हुए या इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया और सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया। सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य हुआ करता था कि सूचना आयुक्तों को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सके। इसलिए इस संशोधन अधिनियम के तहत सबसे पहला काम तो यह किया गया कि आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान किया गया। अब जो आयुक्त पहले निर्धारित समय के लिए किए जाते थे, इस अधिनियम के तहत वो निश्चित कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। निश्चित कार्यकाल
समाप्त कर दिया गया। अब जो भी सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा वो आजीवन कार्य करेगा, जिससे बहुत हद तक आयुक्तों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरी एक समस्या उत्पन्न होती थी सूचना आयुक्तों को लेकर के कि इनके वेतन के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब इस समस्या से भी मुक्ति पा ली गई है। सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर वेतन भत्ते दिए जाएंगे और अन्य सूचना आयुक्तों को अन्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो ये एक समस्या से मुक्ति मिल गई। तीसरी एक और संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, लेकिन यह अधिनियम पारित तो किया गया, यह अधिनियम भी आलोचनाओं से परे नहीं है और आलोचनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप देखिए कि सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम के तहत ज्यादातर शक्तियां सरकार के पास पहुंच गई हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आयुक्तों का दुरुपयोग कर सकती है या आयुक्तों को अपने मनोअनुकूल पद पर रख सकती है या उन्हें सेवानिवृत्त कर सकती है, क्योंकि पदावधि निश्चित कार्यकाल नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार ये काम करेगी कि कितनी पदावधि तक किस व्यक्ति को रखा जाए और कब उसे समाप्त कर दिया जाए। सेवा शर्तों के निर्धारण पर भी सरकार का प्रभाव स्थापित हो गया है। तो यहां पर सबसे बड़ी आलोचना का कारण यह होता है कि यहां केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार सूचना आयोग को अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल, अपने हितों के अनुकूल संचालित करेगी। कई बार कौन सी सूचना देनी है और कौन सी सूचना नहीं देनी है, इसको विनियमित करने में सूचना आयुक्त केंद्र सरकार के मातहत हो जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिकता, पारदर्शिता और अनुक्रियाशीलता में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी समस्या सूचना आयोग की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हम एक प्रश्न जरूर बना सकते हैं सूचना आयुक्त को लेकर के कि वर्तमान में सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किए गए प्रावधान सूचना आयोग को केंद्र सरकार की अधीनता में स्थापित कर देते हैं। टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके की बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपका हुआ सूचना अधिकार आयोग। लोकपाल की शक्तियों के बारे में कि किस तरीके से इसको शक्तियां दी गई हैं, सशक्तता दी गई है, इन सब का चर्चा करने के बावजूद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ऐसा सशक्त लोकपाल होने के बावजूद भ्रष्टाचार का उन्मूलन अभी तक क्यों नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना होगा अनैतिकता। और यहां पर ARC2 की रिकमेंडेशन को जो 2008 में आई थी उनको कोट कर सकते हैं और फिर आप कुछ सुझाव दे देंगे। सुझाव के तहत आपको नैतिकता संबंधी प्रावधान करना, प्रशासन तंत्र की जटिलताओं को समाप्त करना, लाल फीताशाही को समाप्त करना, इन सब सुझावों को रखना होगा। यह आपका लोकपाल संपन्न हुआ। का जन्म होता है। नैतिकता के अभाव में ही लोगों के प्राप्त करने की लालसा बढ़ती है। वही प्राप्त करने की लालसा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। वो रिकमेंडेशन को भी ध्यान में रखेंगे। ARC